अखिल की संगत। सबरस पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये नाम है उस पुस्तक का जिसमें संकलित हैं कुछ ऐसे पत्र जो एक पिता ने अब से लगभग 90 वर्ष पहले दूर बैठी अपनी 10 वर्ष की पुत्री को लिखे थे। और इन पत्रों में पिता ने अपनी बेटी को दुनिया से, इंसानियत से, इस बात से परिचित कराने की कोशिश की है कि ये दुनिया कैसे बनी, दुनिया के लोगों के साथ कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के उन पत्रों की जो उन्होंने इलाहाबाद की नैनी जेल में रहते हुए 1928 के आसपास अपनी पुत्री इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू के नाम लिखे थे, जो उस वक्त 10 वर्ष की थीं और मसूरी में थीं। हम इन पत्रों को सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि आज गूगल, विकिपीडिया और इंटरनेट के युग में जब चौतरफा तकनीक और सूचना की बौछार है, तब लोग ये जानें, खासतौर पर किशोर और युवा ये समझें कि किस तरह से एक पिता उस जमाने में जब कोई ऐसी सुविधा नहीं थी, अपने बच्चों से, अपनी पुत्री से जिसकी उम्र सिर्फ 10 साल है, संवाद करना चाहता है। और जो ना इतिहासकार है, फिर भी वो अपनी बेटी को ये समझाना चाहता है कि ये दुनिया कैसे बनी, इसका उद्भव कैसे हुआ, मानव कैसे बना, उससे पहले सबसे पहले इतिहास कैसे लिखा गया होगा, वेद कैसे लिखे गए होंगे। और शायद उस पिता की मंशा ये रही होगी कि वो अपनी बेटी को सोचने समझने की शक्ति दे, उसकी कल्पनाओं के लिए रिसोर्स मटेरियल दे और उसे ये सिखाए कि ये दुनिया बहुत बड़ी है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है कि तुम जानती हो इंग्लैंड और हिंदुस्तान के बारे में बहुत कुछ। इंग्लैंड एक छोटा सा टापू है और भारत बहुत बड़ा देश है, पर फिर भी दुनिया इतनी बड़ी है कि भारत उसका एक छोटा सा हिस्सा है। और उसमें वो अपनी बेटी को बता रहे हैं कि किस तरह से उसकी सोच, उसके विचारों का फलक इतना विस्तृत होना चाहिए कि उसमें सारी दुनिया के लोगों के प्रति एक सद्भावना हो। तो हमें लगा कि इन पत्रों को पढ़ा जाए और एक बार फिर उस दृष्टि को समझा जाए जो एक पिता अपनी पुत्री को देना चाहता है। अब तक के 12 पत्रों में हम जमीन, जानदार चीजों, जानवरों, इंसान की उत्पत्ति, उसके बाद नस्लों का बनना, इंसान का विकास, मानव का विकास कैसे हुआ, और फिर सभ्यताएं कैसे पनपी, जातियों में कैसे बट गया इंसान, ये सब कुछ जान चुके हैं। अब बात आ गई है कि सभ्यता, जाति के बाद मजहब की शुरुआत दुनिया में कैसे हुई और काम का बंटवारा कैसे हुआ इंसानों के बीच। ये है 13वां पत्र, जिसका शीर्षक है मजहब की शुरुआत और काम का बंटवारा। पहले इस पर लेखक पत्रकार राजेंद्र भट्ट की राय। 13वें पाठ में भी बातचीत का ये सिलसिला जारी रहता है कि कैसे अनहोनी और आपदा के डर से अदृश्य ताकतवर शक्तियों की कल्पना की गई होगी। इसी डर से मानव ने तरह तरह के बलिदानों से देवताओं को खुश करने की कोशिश की, और इसी तरह धर्म की बुनियाद डर पर पड़ी। यूँ धर्म के विकास के साथ उनमें बहुत सी अच्छी और मानवीय बातें भी शामिल हुई होंगी, लेकिन धर्मों के नाम पर लोगों में लड़ाइयाँ और मारकाट भी खूब हुई। कबीले के लोगों में आपसी सहयोग से जीवन काफ़ी आसान हो गया होगा। बड़ा परिवर्तन आया खेती की शुरुआत से। खेतों में अच्छी उपज होने से अब सभी को हमेशा शिकार की चिंता नहीं करनी थी। खेती से जुड़े कई काम थे: पशुपालन, बागवानी, दूध और उससे बनने वाली चीज़ें, बुनाई और कताई। काम बढ़े तो अब सभी को रोज़ शिकार करने की भी ज़रूरत नहीं थी।
लोगों ने अलग अलग काम आपस में बांट लिए और फिर अपनी रुचि से और लगातार एक जैसा काम करने से अपने अपने कामों की समझदारी और हुनर पैदा हो गया। नेहरू जी बताते हैं कि आज के समाज में भी तो लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर और फिर बढ़ई, दर्जी और मोची के काम भी। सबकी अपनी विशेषज्ञता है। सब एक दूसरे के काम आते हैं। कुशल लोगों द्वारा अपनी कुशलता का काम करने से पूरे समाज को ज़्यादा फायदा होता है और इसे कहा जाता है श्रम विभाजन। और इसकी शुरुआत समाज में कृषि की शुरुआत के साथ ही हुई होगी। मजहब की शुरुआत और काम का बंटवारा। इससे पिछले खत में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था कि पुराने जमाने में आदमी हर एक चीज से डरता था और ख्याल करता था कि उस पर मुसीबतें लाने वाले देवता हैं जो क्रोधी हैं और हसद करते हैं। उसे ये फर्जी देवता जंगल, पहाड़, नदी, बादल सभी जगह नजर आते थे। देवता को वो दयालु और नेक नहीं समझता था। उसके ख्याल में वो बहुत ही क्रोधी थे और बात बात पर झल्ला उठते थे। और चूंकि इंसान देवता के गुस्से से डरते थे, इसलिए उसे भेंट देकर, खासकर खाना पहुंचाकर, हर तरह की रिश्वत देने की कोशिश करते थे। जब कोई बड़ी आफत आ जाती थी, जैसे भूचाल या बाढ़ या महामारी जिसमें बहुत से आदमी मर जाते थे, तो वे लोग डर जाते थे और सोचते थे कि देवता नाराज हैं। उन्हें खुश करने के लिए वे मर्दों और औरतों का बलिदान करते थे, यहां तक कि अपने ही बच्चों को मारकर देवताओं को चढ़ा देते थे। ये बड़ी भयानक बात मालूम होती है, लेकिन डरा हुआ आदमी जो कुछ न कर बैठे थोड़ा है। इसी तरह मजहब शुरू हुआ होगा, इसलिए मजहब पहले डर के रूप में आया और जो बात डर से की जाए वो बुरी है। तुम्हें मालूम है कि मजहब हमें बहुत सी अच्छी अच्छी बातें सिखाता है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया के मजहबों का हाल पढ़ोगी और तुम्हें मालूम होगा कि मजहब के नाम पर क्या क्या अच्छी और बुरी बातें की गई हैं। यहां हमें सिर्फ ये देखना है कि मजहब का ख्याल कैसे पैदा हुआ और क्यों कर बढ़ा। लेकिन चाहे वो जिस तरह बढ़ा हो, हम आज भी लोगों को मजहब के नाम पर एक दूसरे से लड़ते और सिर फोड़ते देखते हैं। बहुत से आदमियों के लिए मजहब आज भी वैसी ही डरावनी चीज है। वो अपना वक्त फर्जी देवताओं को खुश करने के लिए मंदिरों में पूजा चढ़ाने और जानवरों की कुर्बानी करने में खर्च करते हैं। इससे मालूम होता है कि शुरू में आदमी को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उसे अपना रोज का खाना तलाश करना पड़ता था, नहीं तो इंसान भूखों मर जाता। उन दिनों कोई आलसी आदमी जिंदा नहीं रह सकता था। कोई ऐसा भी नहीं रह सकता था कि एक ही दिन बहुत सा खाना जमा कर ले और बहुत दिनों तक आराम से पड़ा रहे। जब जातियां यानी फिरके बन गए तो आदमी को कुछ सुविधा हो गई। एक जाति के सब आदमी मिलकर उससे ज्यादा खाना जमा कर लेते थे जितना कि वे अलग अलग कर पाते थे। तुम जानती हो कि मिलकर काम करना या सहयोग हमें ऐसे बहुत से काम करने में मदद देता है जो हम अकेले नहीं कर सकते। एक या दो आदमी कोई भारी बोझ नहीं उठा सकते, लेकिन कई आदमी मिलकर आसानी से उठा ले जा सकते हैं। दूसरी बड़ी तरक्की जो उस जमाने में हुई वो खेती थी। तुम्हें यह सुनकर ताज्जुब होगा कि खेती का काम पहले कुछ चींटियों ने शुरू किया। मेरा यह मतलब नहीं है कि चींटियां बीज बोती, हल चलाती या खेत काटती हैं, मगर वे कुछ इस तरह की बात करती हैं। अगर उन्हें कोई ऐसी झाड़ी मिलती है जिसके बीज वे खाती हों, तो बड़ी होशियारी से उसके आसपास की घास निकाल डालती हैं।
इससे वो दरख्त ज्यादा फलता फूलता और बढ़ता है। शायद किसी जमाने में आदमियों ने भी यही किया होगा जो चींटियां करती हैं। तब उन्हें यह समझ क्या थी कि खेती क्या चीज है। इसके जानने में उन्हें एक जमाना गुजर गया होगा और तब उन्हें मालूम हुआ होगा कि बीज कैसे बोया जाता है। खेती शुरू हो जाने पर खाना मिलना बहुत आसान हो गया। आदमी को खाने के लिए सारे दिन शिकार करना पड़ता था। उसकी जिंदगी पहले से ज्यादा आराम से कटने लगी। उसी जमाने में एक और बड़ी तब्दीली पैदा हुई। खेती के पहले हर एक आदमी शिकारी था और शिकार ही उसका एक काम था। औरतें शायद बच्चों की देखरेख करती होंगी और फल बटोरती होंगी। लेकिन जब खेती शुरू हो गई तो तरह तरह के काम निकल आए। खेतों में भी काम करना पड़ता था, शिकार करना, गाय बैलों की देखभाल करना भी जरूरी था। औरतें शायद गऊओं की देखभाल करती थीं और गायों को दूहती थीं। कुछ आदमी एक तरह का काम करने लगे, कुछ दूसरी तरह का। आज तुम्हें दुनिया में हर एक आदमी एक खास किस्म का काम करता हुआ दिखाई देता है। कोई डॉक्टर है, कोई सड़कों और पुलों का बनाने वाला इंजीनियर, कोई बढ़ई, कोई लुहार, कोई घरों का बनाने वाला, कोई मोची या दर्जी वगैरह वगैरह। हर एक आदमी का अपना अलग पेशा है और दूसरे पेशों के बारे में वो कुछ नहीं जानता। इसे काम का बंटना कहते हैं। अगर कोई आदमी एक ही काम करे तो उसे बहुत अच्छी तरह करेगा। बहुत से काम वो उतनी अच्छी तरह पूरा नहीं कर सकता। दुनिया में आजकल इसी तरह काम बंटा हुआ है। जब खेती शुरू हुई तो पुरानी जातियों में इसी तरह धीरे धीरे काम का बंटना शुरू हो गया। तो ये था 13वां पत्र, मजहब की शुरुआत और काम का बंटवारा। इसमें जो सीख एक पिता अपनी बेटी को दे रहा है कि मजहब में बहुत सारी अच्छी बातें हैं, हमें उन्हें समझना चाहिए। मिलकर काम करने से इंसान बहुत बड़े बड़े काम निपटा सकता है। और फिर दुनिया में धीरे धीरे काम का बंटवारा कैसे हुआ, कैसे पुरानी जातियों में खेती के साथ काम बंटने लगा। अब सवाल यह है कि खेती से इंसान की जिंदगी में क्या बदलाव आया। ये बात 14वें पत्र में कही गई है, जिसका शीर्षक है खेती से पैदा हुई तब्दीलियां। पहले इस पर लेखक पत्रकार राजेंद्र भट्ट की राय। श्रम विभाजन की बात जारी रहती है। खेतीबाड़ी होने से अब कुछ लोग शिकार करते और कुछ लोग खेती करते। नए नए काम आए और लगातार एक जैसा काम करते रहने से हुनर यानी विशेषज्ञता भी पनपी। एक नई बात यह हुई कि खेती से लोग एक जगह पर टिकने लगे। पहले वो घुमंतू थे, जहाँ शिकार मिला वहीं रह लिए। फिर जानवर भी पाले, तो जब तक एक जगह मवेशियों के लिए चारा रहा तो वहाँ टिक गए और फिर दूसरी जगह चल दिए। पर खेती के मजबूत होने से खेतों के करीब रहने और बार बार फसलें लेने का सिलसिला चल पड़ा। फिर तो गांव बने, बस्तियां बनी। एक और मार्के की बात हुई। शिकार रोज करना होता था, उसे बचाकर और संभाल कर नहीं रखना होता था। पर खेती में खाने से ज़्यादा यानी बकाया अनाज होने लगा, जिसे बचा कर रख सकते थे। अब रोज काम करना जरूरी नहीं था। इस बकाया ने जीवन को और आसान बना दिया होगा। तब तक मुद्रा और बैंक तो बने नहीं थे, इसलिए बकाया अनाज ही जमा करके रखा जाता। और जिसके पास ज़्यादा बकाया अनाज होता, ज़्यादा भेड़ बकरी होती, ज़्यादा गाय बैल ऊँट होते, वही धनवान माना जाता। नेहरू बताते हैं कि इसी बकाया की वजह से धन आया, बैंक बने और बहुत सारा बकाया यानी सरप्लस वाले लोग धनवान बन गए। नेहरू जी स्पष्ट करते हैं कि आज यह जरूरी नहीं है कि जो ज़्यादा काम करता है
उसी के पास जमा करने को सरप्लस धन होता हो। अक्सर कुछ न करने वालों को ज़्यादा बकाया मिल जाता है और मेहनत करने वाले को बहुत कम मिलता है। नेहरू बच्ची के मन में ये बात डालते हैं कि यह व्यवस्था वाहियात और गलत है और तभी तो दुनिया में इतने सारे गरीब लोग हैं। सरल से बड़ी बातों की तरफ बढ़ते शिक्षक यहाँ बकाया यानी सरप्लस की आर्थिक धारणा से परिचय भर करा देते हैं। इशारा करते हैं कि बड़ी होकर इंदु इससे जुड़ी बड़ी बातें समझेगी, पर समझ की बुनियाद उन्होंने जरूर डाल दी है। खेती से पैदा हुई तब्दीलियां। पिछले खत में मैंने कामों को अलग अलग किए जाने का कुछ हाल बतलाया था। बिल्कुल शुरू में जब आदमी सिर्फ शिकार पर बसर करता था, काम बटे हुए नहीं थे। हर एक आदमी शिकार करता था और मुश्किल से खाने भर को पाता था। पहले मर्दों और औरतों के बीच में काम बंटना शुरू हुआ होगा। मर्द शिकार करता होगा और औरत घर में रहकर बच्चों और पालतू जानवरों की निगरानी करती होगी। जब आदमियों ने खेती करना सीखा तो बहुत सी नई नई बातें निकली। पहली बात यह हुई कि काम कई हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग शिकार करते, कुछ खेती करते और हल चलाते होंगे। ज्यों-ज्यों दिन गुजरते गए, आदमी ने नए नए पेशे सीखे और उनमें पक्का हो गया। खेती करने का दूसरा नतीजा यह हुआ कि लोग गांव और कस्बों में आबाद होने लगे। खेती के पहले लोग इधर उधर घूमते फिरते थे और शिकार किया करते थे। उनके लिए एक जगह रहना जरूरी नहीं था। शिकार हर जगह मिल जाता था। इसके सिवा उन्हें गायों, बकरियों और अपने दूसरे जानवरों की वजह से इधर उधर घूमना पड़ता था। इन जानवरों को चरने के लिए चरागाह की जरूरत थी। एक जगह कुछ दिन तक चरने के बाद जमीन में जानवरों के लिए काफी घास न पैदा होती थी और सारी जाति को दूसरी जगह जाना पड़ता था। जब लोगों को खेती करना आ गया तो उनका जमीन के पास रहना जरूरी हो गया। जमीन को जोत बोकर वो छोड़ नहीं सकते थे। उन्हें साल भर तक लगातार खेती का काम लगा ही रहता था और इस तरह गांव और शहर बन गए। दूसरी बड़ी बात जो खेती से पैदा हुई वो ये थी कि आदमी की जिंदगी ज्यादा आराम से कटने लगी। खेती से जमीन में खाना पैदा करना सारे दिन शिकार करने से कहीं ज्यादा आसान था। इसके अलावा जमीन में खाना भी इतना पैदा होता था जितना वो एकदम नहीं खा सकते थे। इसे वो हिफाजत से रखते थे। एक और मजे की बात सुनो। जब आदमी निपट शिकारी था तो वो कुछ जमा नहीं कर सकता था, या कर भी सकता था तो बहुत कम। किसी तरह पेट भर लेता था। उसके पास बैंक नहीं थे जहां वो अपने रुपए या दूसरी चीजें रख सकता। उसे तो अपना पेट भरने के लिए रोज शिकार करना पड़ता था। खेती से उसे एक फसल में जरूरत से ज्यादा मिल जाता था। इस फालतू खाने को वो जमा कर देता था। इस तरह लोगों ने फालतू अनाज जमा करना शुरू किया। लोगों के पास फालतू अनाज इसलिए हो जाता था कि वो उससे कुछ ज्यादा मेहनत करते थे जितना सिर्फ पेट भरने के लिए जरूरी था। तुम्हें मालूम है आजकल बैंक खुले हुए हैं जहां लोग रुपए जमा करते हैं और चेक लिखकर निकाल सकते हैं। ये रुपया कहां से आता है? अगर तुम गौर करो तो तुम्हें मालूम होगा कि ये फालतू रुपया है, यानी ऐसा रुपया जिसे लोगों को एक बारगी खर्च करने की जरूरत नहीं है, इसलिए वे इसे बैंक में रखते हैं। वही लोग मालदार हैं जिनके पास बहुत सा फालतू रुपया है, और जिनके पास कुछ नहीं वे गरीब हैं। आगे तुम्हें मालूम होगा कि यह फालतू रुपया आता कहां से है। इसका सबब यह नहीं है कि आदमी दूसरे से ज्यादा काम करता है और ज्यादा कमाता है, बल्कि आजकल जो आदमी बिल्कुल काम नहीं करता उसके पास तो बचत होती है, और जो पसीना बहाता है उसे खाली हाथ रहना पड़ता है। कितना बुरा इंतजाम है।
बहुत से लोग समझते हैं कि इसी बुरे इंतजाम के सबब से दुनिया में आजकल इतने आदमी गरीब हैं। अभी शायद तुम ये बात समझ न सको, इसलिए इसमें सिर मत खपाओ। थोड़े दिनों में तुम ये समझने लगोगी। इस वक्त तो तुम्हें इतना ही जानना काफी है कि खेती से आदमी को उससे ज्यादा खाना मिलने लगा जितना वो एकदम खा सकता था। ये जमा कर लिया जाता था। उस जमाने में न रुपए थे न बैंक। जिनके पास बहुत सी गायें, भेड़ें, ऊंट या अनाज होता था वही अमीर कहलाते थे। 14वें पत्र में पिता जवाहरलाल अपनी पुत्री इंदु को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंसान जब खेती करने लगा तो उसकी जिंदगी में कैसी तब्दीलियां आई, कैसे परिवर्तन आए। अब वो अपना खेत छोड़कर जा नहीं सकता था, शिकार करता था तो घूमता रहता था, अपने जानवर चराने होते थे तो चरागाहों की तलाश में घूमता था। पर जब खेती करने लगा तो उसे एक जगह बंध कर रहना पड़ा, जिससे गांव, कस्बों और शहरों का विकास हुआ। फिर यह भी समझाने की उन्होंने कोशिश की कि जब इंसान खेती करने लगा तो उसके पास ऐसे साधन आ गए जो उसकी जरूरत से ज्यादा थे, जिन्हें वो जमा करने लगा। तो ये सिलसिला आगे जारी रहेगा। सुनते रहिए पिता के पत्र पुत्री के नाम। सब रस में नमस्कार। अखिल की संगत YouTube चैनल पर आप और भी बहुत कुछ सुन सकते हैं।